नमस्कार दोस्तों, सागर सामान्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हम वर्णमाला पढ़ा रहे थे और वर्णमाला का क्लास आज भी है। यानी इसके पहले हम स्वर वर्णों के बारे में बताए थे, बेसिक स्ट्रक्चर बताए थे और फिर साथ ही साथ स्वर बताए थे। लेकिन आज हम व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। आइए देखते हैं। देखिए, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। स्वर में क्या बताए थे? स्वर था जो किसी की सहायता नहीं ले रहा था, है ना, उसको हम स्वर कहते थे। लेकिन अगर व्यंजन को बोलने की अगर बात आ जाए तो वो व्यंजन क्या होता है? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब कभी भी देखिए, कोई भी व्यंजन अगर आप उठा के देखिए तो उसके पीछे जो स्वर अ होता है ना, लगा होता है। जैसे आप बोलिए क कहने पर अ लास्ट में आ रहा है ना। इस वजह से क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं व्यंजन कहते हैं, क्योंकि वो स्वर की सहायता से बोली जाती है ना। अब आइए देखते हैं कि व्यंजन होते कितने हैं। देखिए, परंपरागत रूप से तो 33 वर्ण होते हैं, लेकिन अगर ड़ और ढ जो ये उचित व्यंजन, अगर इसको भी हम इसमें प्लस कर देते हैं तो टोटल कितने हो जाते हैं? 35 व्यंजन हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 35 वर्ण हो जाते हैं ना, व्यंजन हो जाते हैं। यहाँ व्यंजन रहेगा, वर्ण लिख दिए हैं व्यंजन ना, सही कर लीजिएगा। अब देखिए, व्यंजन होते कितने प्रकार के हैं, व्यंजन कौन कौन से कैसे होते हैं, ये भी देख लेते हैं। देखिए, पहले क से ज्ञ तक हमने लिखा है ना। ये जो होता है, जो ये क वर्ण है, क वर्ग है, ये होता है कंठ, है ना। इसको कंठ क्यों बोलते हैं? कंठ इसलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि अगर जब हम मुंह से बोलते हैं, जैसे कहते हैं क, तो ये हमारे कंठ से होकर के हवा जो है कि आती है ना। यहाँ पे कंठ पे हमारा सकता, देखिए यहाँ पे इसको हम कंठ से बोलते हैं। जैसे कहते हैं क, ख, ग, घ, अंग, है ना। ये हो गया। अब आगे तालव्य। ये क्या है? तालव्य। तालव्य व्यंजन जिसको बोलने से हमारी जो जीभ है वो तालू में क्या हो रही है? सट रही है बोलने पर। जैसे अभी बोलिए च, छ, ज, झ, कैसे देखिए च बोलने में सट रहा है ना। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? तालव्य व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तालव्य कहते हैं ना। अब देखिए, मूर्धा की बात आ गई, तो मूर्धा की बात अगर ले लें, देखिए तो मूर्धा क्या होता है? जैसे ट है, ट किसे कहते हैं? ट वर्ग क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? जैसे अभी बोलिए ट, तो क्या होता है? जो हमारी जीभ है ना, वो आगे मुंह की तरफ आकर के क्या होती है? झटके से सटती है और वापस होती है, इसलिए हम इसको मूर्धा कहते हैं। जिसे कहते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण, है ना। ये सब ऐसे है। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं? मूर्धा या मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं ना। अब उसके बाद है दंत। दंत इसे क्यों कहते हैं? देखिए, दंत जो है कि त वर्ग को कहते हैं। क्यों कहते हैं? जैसे जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो कहिए, त कहने पे क्या हो रहा है? जो जीभ है वो आगे, जो मसूड़ा है ना, उसके आगे आके दांत से लग करके तब वो पीछे हट रही है तुरंत झटके से, है ना। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? दंत व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत व्यंजन कहते हैं। तो पूछेगा एग्जाम में कि दंत व्यंजन किसे कहते हैं, तो वर्ग को क्या कहते हैं? दंत व्यंजन कहते हैं। इसमें से कोई सा भी दे दे। अगर आपको याद करना है तो समझ लीजिए कि द से दांत होता है, द से द होता है, तो इससे भी आप पकड़ सकते हैं कि ये जो है कि त वर्ग का में जो है कि द आता है, इस वजह से पूरा क्या है? दंत व्यंजन, है ना। पकड़ने के लिए बताएं। अब आगे बात ओष्ठ की। ओष्ठ व्यंजन क्यों कहते हैं इसे? ओष्ठ व्यंजन प वर्ग को कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ओठ की सहायता से बोली जाती है। जैसे देखिए, अभी बोलिए प, तो दोनों होठ क्या हो रहे हैं? सट रहे हैं ना। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ओष्ठ व्यंजन, है ना। क्या बोलते हैं? ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं। फिर है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं? य, र, ल, व। य, र, ल, व को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अंतस्थ व्यंजन, है ना। ठीक। उसके बाद आता है उसमें या संघर्षी व्यंजन। उसमें या संघर्षी व्यंजन स और ह, तीनों स और ह को बोलते हैं ना। देखिए, इसको संघर्षी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको बोलने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। उसमें व्यंजन भी कहते हैं। जब आप बोलेंगे तो आगे नीचे अंदर से क्या होगी? हवा आएगी ना, तो वो क्या होगी? वो प्रेशर के रूप में आएगी बाहर। तो कहते हैं श, ह, है ना। और जैसे लगेगा कि इसमें से उसमें उत्पन्न हो रही है, रगड़ करके आती है ना बाहर, इस वजह से हम कहते हैं उसमें व्यंजन। फिर संयुक्ताक्षर तो हम बता ही दिए, जब वर्ड की जब डिफिनेशन और उसका एक्सप्लेन कर रहे थे वर्ड का, तो उसी में हमने बताया था कि संयुक्ताक्षर क्या होता है? छ, त्र, ज्ञ और स्र किस किस से मिलकर बना होता है, ये सब पिछली वीडियो में बता चुके हैं ना। आगे देखिए, इसमें एक चीज और जानने वाली बात यह है कि ये जो होता है क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक, इसे हम कहते हैं पंचमाक्षर। क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर, है ना। पंचमाक्षर बोलते हैं इसको, है ना। ठीक है।
अब देखिए जो ड़ और ढ़ है, यहाँ पे हमने रेड कलर से लिख दिया है ड़ और ढ़। ड़ और ढ़ भी हमारा क्या होता है, मूर्धा में ही आता है। लेकिन ये क्या है, ये यहाँ पे देखिए ड़ और ढ़ ये उच्छिष्ट व्यंजन है। उच्छिष्ट व्यंजन कहिए या फिर द्विगुण व्यंजन कहिए, ये दोनों एक ही बात है ना। तो ड़ उच्छिष्ट व्यंजन और द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं, तो ड़ और ढ़ को कहते हैं, है ना। किसे कहते हैं, ड़ और ढ़ को कहते हैं। पूछेगा कि बताइए एक ही मतलब कि किस वर्ग में आते हैं, तो ये किस वर्ग में आता है, ट वर्ग में आता है ना। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं, अब आ गई बात स्पर्श व्यंजन। देखिए हवा फेफड़ों के साथ मुंह के किसी विशेष स्थान से टकरा कर निकले उसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब होता है कि हमारे मुख से जब हम कोई वर्ड अगर बोल रहे हैं तो अंदर से किसी से भी टकरा करके हवा निकले किसी विशेष स्थान से। जैसे मान लेते हैं अभी हम क्या बोल रहे थे, तब क्या है, जब बोलते समय कंठ से हवा क्या हो रही थी, कंठ से टकरा रही थी ना। उसी तरीके से तब बोल रहे थे, तो तब बोलने के बाद में क्या, हमारा जीभ जो है दंत से क्या हो रहा है, टकरा रहा है ना। हवा जीभ उसको रोक रही है और फिर जो कि हवा उससे टकरा रहा है, तो उसके आधार पे हम क्या कहते थे, मतलब कि तालव्य व्यंजन और ये दंत व्यंजन, इस तरीके से नामों को हमने डिवाइड किया था, है ना। अब देखिए स्पर्श व्यंजन तो पता चल गया ना। अब देखिए अब उसी के अंतर्गत आता है अल्प प्राण और महाप्राण। अब अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है, तो पंचमाक्षर अभी हमने बताया है कि पंचमाक्षर क्या होता है, क से लेकर के प तक को हम क्या कहते हैं, पंचमाक्षर कहते हैं, है ना। तो पंचमाक्षर में अल्प प्राण जो होता है पंचमाक्षर का 1 2 3 मतलब कि पहला तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है उसे हम कहते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण अ ग और अंग, पहला तीसरा और ये हो गया पांचवा। अब इसे अल्प प्राण क्यों कहते हैं, अल्प प्राण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको बोलने पर ज़्यादा हमें मतलब कम हवा निकलती है हमारे अंदर से, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। इसकी वजह से देखिए इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मतलब कि अल्प प्राण कहते हैं, है ना। अब आ गई बात महाप्राण की। अब महाप्राण देखिए अभी ख और घ इसको बोलते समय देखिए ख घ बोलते समय अधिक हवा भी निकल रही है और अधिक समय भी लग रहा है ना, अधिक मेहनत भी करना पड़ रहा है। इस वजह से इसे हम कहते हैं महाप्राण। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं महाप्राण। और इसे कहते हैं क और ग और अंगों को क्या कहते हैं, अल्प प्राण। ये जो प्रक्रिया है मतलब ये जो नियम है ये पंचमाक्षर सभी पे सब पे लागू होगा, है ना। ये समझ में आ गया, नोट करते जाइएगा। अब आगे देखिए, आगे है घोष और अघोष के आधार पे। अब घोष और अघोष की बात आ गई तो घोष और अघोष होता क्या है इसको देखते हैं। देखिए घोष जो होता है जो स्वर तंत्रिकाएं हैं जो है ना उसमें कंपन उत्पन्न कर देता है बोलते समय। जो स्वर तंत्रियां हैं उसमें क्या करता है, एक कंपन उत्पन्न करता है बोलते समय। इस वजह से उसे हम घोष कहते हैं। और जिसको बोलने पर कंपन नहीं उत्पन्न होता है उसे हम अघोष कहते हैं। जैसे हमने बताया था जब स्वर पढ़ा रहे थे उसी समय हमने बताया था कि स्वर जितने भी होते हैं सभी घोष होते हैं। सबका उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो जाता है ना। इस वजह से उसे हम क्या कहते हैं, घोष कहते हैं। तो ये घोष और अघोष तो पता चल गया ना कि किसे कहते हैं। अब देखिए अघोष वर्ण पंचमा अक्षर का पहला और दूसरा। अब देखिए पहला और दूसरा जो है ये मेरा क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। क्या बोलेंगे, अघोष। और ये सब पे लागू होगा यहाँ से लेकर के पंचमा अक्षर तक, है ना। अब अघोष क्या हो गया, तो देखिए 2 3 और 4 इसे हम कहेंगे घोष। हाँ घोष कहेंगे, क्या कहेंगे, घोष या सघोष। देखिए घोष और सघोष में कंफ्यूज नहीं होना है। घोष और सघोष एक ही चीज है ना। कहीं एग्जाम इस तरीके से दे भी देता है, कहीं घोष लिखा रहता है कहीं सघोष लिखा रहता है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या है, अघोष वर्ण पंचमा अक्षर का पहला और दूसरा वर्ण, है ना। पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है। और घोष या सघोष किसे कहते हैं, तो पंचमा अक्षर का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, है ना। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या होता है, ये होता है मेरा सघोष होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। हाँ एक चीज और होता है अनुनासिक। अनुनासिक और निनुनासिक अभी उसे भी बता रहे हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेने दीजिए, है ना। अब देखिए आगे बात अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, अब देखिए अंतस्थ व्यंजन। देखिए और अंतस्थ व्यंजन हमने बताया ना कि अंतस्थ व्यंजन ये है य र ल व, है ना। अब अंतस्थ व्यंजन को आइए देखते हैं कौन है, य र ल व है। तो जो य है ना, य को हम क्या कहते हैं, य को हम तालव्य कहते हैं ना। इसको तालव्य में रखेंगे क्योंकि ये जो है इसको बोलते समय हमारा जो ये है है ना, मिट गया। देखिए तालव्य क्या कहते हैं, जब य हम कर रहे हैं य, तो यह क्या हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि हमारी जो जीभ है वो तालू में सट जा रही है
है ना। य जैसे पहले लोग अगर अक्सर लोग युग को जुग पढ़ते थे, भूल करके उसको क्या कहते थे, जुग कहते थे। ये कौन सा जुग चल रहा है, अक्सर गाँव में आप लोगों ने सुना होगा, है ना, जुग, है ना। इसी तरह से इसका जो उच्चारण है वो कभी कभी मतलब जैसे लग रहा है कि हमारी जो जीभ है वो तालु में सट जा रही है, इस वजह से इसको हम तालव्य में रखते हैं, इसे तालु कहते हैं उच्चारण के स्थान पे, देख लीजिए, है ना। ठीक, फिर र जो है, र वर्त से, वर्त का मतलब क्या होता है, दंत मूल या मसूड़ा। जैसे र बोल रहे हैं ना, तो र क्या हो रहा है, जीभ हमारी जो मसूड़ा है उससे टकरा रही है बार बार, है ना, लुढ़कती हुई निकल रही है ना, इस वजह से उसे हम क्या कहते हैं, वर्त व्यंजन कहते हैं, है ना, इसको वर्त कहते हैं। दंत और उच्चारण के स्थान पे इसे दंत मूल कहते हैं। ल ये भी वर्त है ना, ये भी दंत मूल है, ठीक है। उसी प्रकार की व है, जो व को हम दंतोष्ठय कहते हैं। अब दंतोष्ठय क्यों, आप कहेंगे भाई व कैसे दंतोष्ठय हो गया, तो देखिए जब व का आप उच्चारण कर रहे हैं तो व नहीं कहते, व कहते हैं, मतलब कि निचला होठ और ऊपर का दांत क्या होता है, आपस में टकराता है ना, आपस में क्या होता है, टकराता है, तो उसे हम कहते हैं दंत ओष्ठय, मतलब दांत और ओष्ठ से, दोनों से निकलता है ना, इसका उच्चारण क्या होता है, दोनों से मिल करके निकलता है, इस वजह से हम इसे दंत ओष्ठय कहते हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं, दंत ओष्ठय। एक चीज और है, य और र को हम अर्धस्वर कहते हैं। अर्धस्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय जैसे लगता है कि आधा स्वर में भी आ रहा है और आधा व्यंजन में भी आ रहा है ना, इस वजह से इसे अर्धस्वर कहते हैं। र जो है, र को प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं और लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। पूछता है, बताइए लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछा है ना। तो आपको ध्यान देना है कि लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, तो र को कहते हैं, प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं, तो र को कहते हैं, है ना। आइए आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छी तरह से। हाँ, तो य र ल और व की बात रही है ना, य र ल व अभी मैं बताया है कि यह तालव्य है, वर्त है, प्रकंपित व्यंजन है या लुंठित व्यंजन है ना, कुछ भी कहते हैं इसको, मतलब कि ये सब कहते हैं। ल जो है, ल को हम पार्श्विक व्यंजन भी बोलते हैं, ल है, इसे हम पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन। अब इसे पार्श्विक व्यंजन क्यों कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम ल का उच्चारण करते हैं, है ना, जब हम ल का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो तालु में सट जाती है, और सटने के बाद जो अंदर से हवा निकलती है वो दोनों तरफ से मतलब कि जीभ के किनारे से होकर के बाहर निकल जाती है, पास हो जाती है ना, इसको कहते हैं पास होकर के निकल जाती है किनारे से ना, इस वजह से इसे हम ल को क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, है ना, इसे क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, अब ल तो हो गया, अब वह कौन दंतोष्ठय कहते हैं, बताइए, जिसको मसूड़ा से बोला जाता है। अब जो होता है य र ल व, ये सभी जो है जितने भी हैं इसको हम सघोष कहते हैं। क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। इनको बोलने का हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं हो रहा है। जैसे य बोलिए, य बोलने पर हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, फिर र बोलने पर भी नहीं हो रहा है, ल बोलने पर भी नहीं, वह भी करने पर नहीं आ रहा है ना, मतलब स्वर तंत्रियों में हमारे क्या है, कंपन नहीं हो रहा है ना, इस वजह से इसे हम सघोष कहते हैं। ओह सॉरी, कंपन हो रहा है बोलने पर, बोलिए य र ल बोलने पर हो रहा है ना, मिस्टेक हो गया हमसे, तो हो रहा है, इस वजह से इसको हम सघोष बोलेंगे, है ना, अब बता रहे थे सघोष बोलेंगे। अब इससे अल्प प्राण क्यों कहेंगे, अल्प प्राण इसलिए कहेंगे क्योंकि इसको बोलते समय हमें ज़्यादा हवा की आवश्यकता नहीं पड़ रही है ना, ये तो कंपन हो रहा है ज़्यादा करके, ज़्यादा हम हवा थोड़ी निकाल रहे हैं इससे अंदर से, है ना, इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं, है ना। देखिए प्राण जो होता है, प्राण मतलब आप लोग जानते हैं ना कि होता है वायु, वायु को भी प्राण कहा जाता है ना, प्राण वायु बोलते हैं ना, तो इस वजह से कहा जाता है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं, क्योंकि इसको कम हवा की जरूरत होती है ना। उसी प्रकार अब देखिए उष्म और संघर्षी व्यंजन, उष्म और संघर्षी व्यंजन हमने बताया था कि स और ह, ये क्या है, ये हमारे उष्म संघर्षी व्यंजन है। उष्म संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, बताएंगे कि जिनको बोलने पर अंदर से क्या हो रही है, अधिक हवा निकल रही है, उष्मा का आभास हो रहा है बोलते समय, है ना, बोलते समय क्या हो रहा है, उष्मा का आभास हो रहा है, इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं या फिर संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब क्या है कि स ये इसे हम तालव्य कहते हैं, है ना, तालव्य में रखा गया। अभी बोलिए स, इसको बोलते हैं श, है ना, श जब बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये जो जीभ है वो आगे जाके सट रहा है ना, श ऐसे बोलिए, लग रहा है ना, श ऐसे उच्चारण होता है इसका, है ना, जैसे सलजम कहते हैं ना, शलजम बोलते हैं, ठीक, तो वो है, इस वजह से इसे हम तालव्य कहते हैं, ठीक।
जो मूर्धन्य मूर्धन्य सा है ना, ये मूर्धा सा, इसको कहने पर भी इसका नाम भी उसी प्रकार रख दिया गया जैसा जिसमें आता है ना। इसको हम मूर्धा में रखते हैं, ये जो सा है इसको मूर्धा में रखते हैं। और जो ये सा है इसे हम वर्त कहते हैं, दंत मूल या मसूड़ा, इसे मसूड़े बोला जाता है। इसको बोलते समय स कहते हैं, सीधे स कहते हैं। मतलब जो जीभ है वो आके दांतों के मसूड़ों में क्या होता है, बिल्कुल सड़ जाती है स बोलते समय, है ना। ठीक, इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, वर्त व्यंजन कहते हैं। और जो ह है ना, तो इसको बोलते समय भीतर से सब मतलब अधिक क्या हो रहा है, हवा भी निकल रहा है ना, और इसमें अधिक जान भी लग रहा है। तो अब देखिए जो स श और स है, इसे हम इन सबको क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। इसको छोड़ करके, ह को छोड़ करके ये सब हमारे क्या होते हैं, अघोष है ना। क्योंकि इसको बोलने में कंपन नहीं हो रहा है, इसको बोलने में तो अधिक हवा निकल रही है, कंपन कहाँ हो रहा है ना। अब देखिए, लेकिन जब जान लग रहा है, अधिक जो है कि समय लग रहा है बोलते समय, है ना, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। और उसी प्रकार ये जो है ह है, ये ह क्या है, स्वर तंत्रियों और स्वर यंत्र में जो कंठ के भीतर स्थित है, इसको ह बोलते समय सबसे अधिक समय लग रहा है ना, अधिक हवा भी बाहर निकल रहा है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं और महाप्राण भी कहते हैं, क्योंकि इसको बोलते समय कंपन भी हो रहा है, हवा भी निकल रही है ना अधिक। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, स्वर तंत्रीय स्वर यंत्र कंठ के भीतर स्थित है ना। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, सघोष और महाप्राण कहते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन है, कभी कभी ये भी आता है कि आगत और गृहीत ध्वनियां क्या होती हैं। आगत और गृहीत ध्वनियां क्या होता है, आगत और गृहीत ध्वनियां, आगत या गृहीत ध्वनियां। इसको पहचानने का तरीका ये है, सबसे अच्छा तरीका है कि अगर दे दिया जैसे ज और फ, अक्सर यही उठा के पूछता है ज और फ, तो आपको इससे पहचानना है ज और फ। ये जो आगत गृहीत ध्वनियां का मतलब होता है, ये अपने देश से नहीं उत्पन्न हुई है, ये कहीं से आई है ना। जैसे अरबी फारसी हो गए ना, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम आगत या गृहीत ध्वनियां कहते हैं। इस तरीके से कोई भी पूछ सकता है, क दे दे, है ना, ख दे दे, ग दे दे, इस तरीके से लगा के पूछ सकता है ना। इसे आगत गृहीत ध्वनियां कहते हैं। एक चीज और आपको ध्यान देना है, जैसे हमने बताया है कि अभी जो व्यंजन होते हैं, है ना, व्यंजन परंपरागत रूप से 33 होते हैं। ठीक, अगर उसमें उसको उच्छिष्ट व्यंजन को जोड़ दिया जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे, 35 व्यंजन हो जाएंगे, है ना। लेकिन एग्जाम में अगर जब भी पूछे कि केवल अगर इस तरह का कि व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजनों की संख्या बताइए, तो आपको 11 बताना है ना। अगर पूछे कि स्वर कितने होते हैं तो आपको 33 बताना है, व्यंजन 33 बताना है ना। अगर पूछे स्वर कितने होते हैं तो इसको बताना है 11। जब कहेगा कुल स्वर कितने होते हैं, कुल स्वर जब पूछेगा कितने होते हैं, तब आपको 13 बताना है, अन्यथा आपको 11 ही बताना है ना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा, और अधिक पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।